हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं अखिलेश। तो हम बात करने वाले हैं ब्लड के तीसरे पार्ट के बारे में। 2 पार्ट इसके अपलोड किए जा चुके हैं। आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। वो दोनों पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में उसमें मैंने बताया है और ब्लड को तीसरे पार्ट के रूप में हम आगे लेकर चल रहे हैं। इसके कई सारे पार्ट आएंगे और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं बिम्बाणु या प्लेटलेट्स के बारे में। यानी ब्लड का एक और कंपोनेंट होता है या जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें जो प्लेटलेट्स हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पर तरीके से बात कर चुके हैं। दोनों पार्ट आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए बिम्बाणु स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा ये जो बिम्बाणु होते हैं यानी ये जो आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स होती हैं, इनके फाउंडर की बात करेगा कि इनके बारे में किसने बताया है, तो वो नाम देख लीजिएगा। इनका नाम है विलियम आसलर। क्या नाम है इनका, याद रखिएगा, विलियम आसलर। इन्होंने हमको किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में बताया था कि हमारे रक्त में एक कणिकाएं होती हैं जिनको प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो विलियम आसलर ने इनके बारे में बताया। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये केवल मानव तथा अन्य जो स्तनधारी होते हैं, मानी मानव भी क्या है, हमारा स्तनधारी है, मानव के अलावा जो अन्य स्तनधारी होते हैं उन्हीं के ही ब्लड में मौजूद होती हैं या उन्हीं के ब्लड में पाई जाती हैं और किसी के ब्लड में नहीं पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं ये स्तनधारियों के ब्लड में पाई जाती हैं, जिसमें आपका मनुष्य भी शामिल है। उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर बात करें तो इनके आकार से एक प्रश्न आता है कि इनका आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा कोई विशेष संरचना नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लेटलेट्स का चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं होता है, इसका आकार जो है वो बदलता रहता है। तो इनका आकार कैसा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। कोई एक विशेष या स्पेशल जो इनका स्ट्रक्चर या आकृति जो है वो नहीं होती है, ये याद रखना है आपको। संख्या की बात करें तो संख्या से लेकर आपको अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे, अलग अलग जो है संख्या इनकी मिलेगी, लेकिन मुख्यतः देखें तो ज़्यादातर किताबों में 4 से 5 लाख के बीच में इनकी संख्या होती है। यानी हमारे टोटल ब्लड जो हमारे पास होता है 5 से 6 लीटर, उसमें 4 से 5 लाख संख्या किसकी होती है, प्लेटलेट्स की होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आरबीसी की अगर हम बात करें या डब्ल्यूबीसी की बात करें या प्लेटलेट्स की बात करें, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, आकार की बात करेगा तो आकार में सबसे बड़ी कौन होती हैं, आकार में सबसे बड़ी ये होती हैं, आकार में सबसे बड़ी ये, ठीक है, सबसे बड़ी ये। दूसरे नंबर पर कौन आती है, सेकंड नंबर पर ये आती हैं और थर्ड नंबर पर आपकी ये आती हैं। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, उसके बाद आरबीसी होती है, फिर आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। लेकिन संख्या की बात करेगा, ठीक है, संख्या की बात करेगा तो याद रखो संख्या में सबसे ज़्यादा ये होती हैं, संख्या में सबसे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा कौन, आरबीसी। दूसरे नंबर पर कौन संख्या में होती हैं, तो दूसरे नंबर पर संख्या में होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। सबसे कम कौन होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। आकार की बात करेगा तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी और फिर उसके बाद आपका प्लेटलेट्स। संख्या की बात करेगा सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर उसके बाद नंबर आता है प्लेटलेट्स का और फिर नंबर आता है डब्ल्यूबीसी का। यानी डब्ल्यूबीसी ऐसी कणिकाएं हैं या ऐसी रुधिर कणिकाएं हैं जो संख्या में सबसे कम होती हैं लेकिन आकार में सबसे बड़ी होती हैं। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट और समझिए। देखिए आकार की बात हो गई, अब इसके बाद एक पॉइंट आपको और समझना है, क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है, अन्य नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप कभी भी आपसे किसका, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स का अन्य नाम पूछा जाता है तो आप क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या, थ्रोम्बोसाइट इसका अन्य नाम होता है, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न आता है निर्माण। तो निर्माण कहाँ पर होता है, इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझते हैं, फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बोन मैरो में होता है। बता मैंने दिया है लेकिन ये लिखा हुआ है बोन मैरो, वो पहले थोड़ा सा आप समझिए। आपको पिछले वीडियो जो मैंने ब्लड के अपलोड किए हैं उसमें बताया है कि ये हड्डियाँ होती हैं जो हमारे शरीर की बड़ी हड्डियाँ होती हैं, बड़ी जो अस्थियाँ होती हैं,
उनके अंदर जो है एक स्पंजनुमा टिश्यू पाया जाता है जिसको मैरो कहा जाता है। पूरा मिलकर क्या बनता है, बोन मैरो बनता है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, बोन मैरो हो जाएगा। इसी बोन मैरो के अंदर ही निर्माण होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। किसका, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। यानी इनके निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण कहाँ पर हो रहा है, प्लेटलेट्स का या बिम्बाणु का, तो बोन मैरो में इनका निर्माण हो रहा है, इस वाले हिस्से में निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको और समझाता हूं। देखिए होता क्या है कि यहां पर इनका निर्माण हो जाता है, बोन मैरो में प्लेटलेट्स का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब निर्माण के बाद क्या होता है, एक हार्मोन होता है, मैं लिख रहा हूं आपको आसानी समझ में आ जाएगा, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोपिटिन। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोपिटिन। अब इस हार्मोन की वजह से ये प्लेटलेट्स जो हैं विभाजित होकर ब्लड में मिल जाती हैं, रक्त में मिल जाती हैं। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, बोन मैरो में। और बोन मैरो में जब इनका निर्माण हो जाता है तो थ्रोम्बोपिटिन नामक हार्मोन के कारण या इसकी वजह से ये विभाजित हो जाती हैं और उसके बाद ये किस में मिल जाती हैं, ब्लड में मिल जाती हैं। तो ब्लड में कैसे मिली हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो थ्रोम्बोपिटिन कभी भी आप सुनेंगे तो एक हार्मोन है और ये क्या करता है, ये आपका जो है वो बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स को विभाजित कर जो है वो ब्लड में मिला देता है, ये इसका काम है। ठीक है, तो इतना पॉइंट या इतनी बातें उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद ये ब्लड में मिल जाती हैं, तो अब यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि कितने दिन तक जीवित रहती हैं, तो आपको क्या बताना है कि 8 से 10 दिन। कहीं कहीं किताबों में 8 से 12 दिन भी मिलता है, कहीं कहीं आपका 4 से 8 दिन मिलता है। तो ज़्यादातर किताबों में समय जो मैंने देखा है वो क्या है, आपका 8 से 10 दिन है। तो 8 से 10 दिन ये जीवित रहती हैं, उसके बाद स्वतः जो है ये नष्ट हो जाती हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। जैसे ये आप एक इमेज देख रहे हैं, ये किसकी इमेज है, प्लेटलेट्स की इमेज है। अब इसकी बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है केंद्रक को लेकर। ठीक है, तो केंद्रक को लेकर कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो केंद्रक इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है, अब्सेंट होता है, यानी इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है। लेकिन एक आपको याद रखना है चीज, इसमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन डीएनए जो है वो इसमें क्या किया जाता है, डीएनए आपका प्रेजेंट रहता है, यानी डीएनए आपका इसमें पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम केंद्रक देखें तो किसमें है, डब्ल्यूबीसी में है, ना आरबीसी में केंद्रक है और ना ही आपका जो है वो प्लेटलेट्स में केंद्रक है। ठीक है, किसमें केंद्रक मौजूद है, केवल और केवल डब्ल्यूबीसी में केंद्रक मौजूद है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यानी अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इनसे, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए आपसे एक प्रश्न पूछेगा, फंक्शन, कार्य क्या है इनका। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है कि भैया कौन सा तोप मारने वाला काम करती हैं। तो आप सबको पता है क्या करती हैं, जो रक्त का थक्का होता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में सहायता करती हैं। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में सहायता करती हैं। अब सोचिए, मेरी बात को समझिए, सहायता करती हैं। ठीक है, फंक्शन यानी मुख्य कार्य इनका क्या है, रक्त का थक्का जो होता है उसके बनने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जैसे ब्लड किस में बहता है, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ब्लड बहता है। तो यहाँ पर एक मैंने ये क्या बनाई है, याद रखिए, ये आपकी ब्लड वेसल्स बनाई है, ब्लड वेसल बनाई है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल में ये वाला जो आप पार्टिकल देख रहे हैं इसको मैंने नाम दे दिया आरबीसी, आरबीसी है। ये वाला क्या है, डब्ल्यूबीसी है। और ये छोटा वाला क्या है आपका, प्लेटलेट्स है। क्या है, प्लेटलेट्स है। ठीक है, प्लेटलेट है। अब देखिए, अब मान लीजिए क्या हुआ कि आप गिर गए और आपको गिरने से क्या हुआ कि कोई किसी जगह की, जहां पर आप गिरे थे उस जगह की कोई ब्लड वेसल जो है वो क्या हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है, यानी उसमें चोट लग गई है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया है कि ये ब्लड वेसल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी ब्लड वेसल जो है वो उसके अंदर बह रहे रक्त के
बिम्बाणु से कहेगी कि हम भैया चोट हमको लग गई है, आकर हमको बचाओ। तो ऐसे में ये बिम्बाणु क्या करेगा या ये प्लेटलेट्स क्या करेंगी, ये यहाँ पर झुंड बना लेंगी। ठीक है, जहाँ पर ये चोट लगी है यहाँ पर एक झुंड बना लेंगी और ये झुंड बन जाएगा। इसी से क्या आपका निर्माण हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा और यहाँ से ब्लड बाहर निकलना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये तो मैंने आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि रक्त का थक्का बनाने में ये किस प्रकार से सहायता करती हैं। लेकिन अगर टेक्निकल रूप से देखें, हम थोड़ा सा साइंस की भाषा में समझने का प्रयास करें तो मैं आपको समझाता हूं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, ये आपको समझ में आया है। अब होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर इनको चोट लगी। ठीक है, यहाँ पर इनको चोट लगी तो इनको ये वेसल क्या करेगी, इनको जो है वो संकेत भेजेगी और ये सभी एक जगह यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी। ये सभी एक जगह यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, एक प्रोटीन होता है या एंजाइम होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। अब इस थ्रोम्बोकाइनेज की सहायता से, ठीक है, अब इसकी सहायता से क्या कर सकते, इसकी सहायता से प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन में क्या कर देती हैं, बदल देती हैं या कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर देती हैं, जिस कारण रक्त का थक्का आपका जम जाता है। देखिए, मैं आपको रक्त का थक्का भी कैसे जमता है उस पर पूरी बातें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसका अगला जो 4th पार्ट होगा उस पर हम रक्त के थक्के के बारे में ही बात करेंगे। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर चोट लगी है इस वेसल्स में, तो ये वेसल क्या करेगी, प्लेटलेट्स को संकेत भेजेगी। प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी। यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है, इसकी सहायता से प्लेटलेट्स क्या करेंगी कि जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है उसको थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदलेंगी और उसी के बाद आपका यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाएगा। रक्त का थक्का जमने में कई चीज़ें जो है पार्टिसिपेट करती हैं। प्लाज्मा का प्रोटीन एक होता है फाइब्रिनोजिन, वो करता है, प्रोथ्रोम्बिन करता है, थ्रोम्बिन करता है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्लेटलेट्स करती हैं, और इसके अलावा विटामिन के भी जो है रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मैंने केवल आपको समझाने का प्रयास किया है कि रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स किस प्रकार से भूमिका निभा रही हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। 2 पॉइंट इससे जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ। फिर इस वीडियो को हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो के साथ आप मिलते हैं भैया। तो एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि यदि प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स सामान्य से अधिक हो जाएं, अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट सामान्य से अधिक हो जाती हैं तो फिर उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। यदि प्लेटलेट सामान्य से अधिक हो जाती हैं तो उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर ये कंडीशन आपकी बॉडी में आती है तो ऐसे में क्या होगा कि आपके अंदर जो रक्त का थक्का है वो बनने लगेगा, यानी जो आपके शरीर के अंदर ब्लड होता है वो जमने लगेगा, और ऐसे में आपके हार्ट अटैक आने के चांस, यानी जो हृदय घात होता है उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है, प्लेटलेट्स जब सामान्य से अधिक हो जाती हैं आपके बॉडी में तो उसी को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब एक पॉइंट आपसे और बनेगा, यदि प्लेटलेट्स सामान्य से कम हो जाएं तो फिर कौन सी कंडीशन होगी, तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसको क्या बोलते हैं,
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसको क्या बोलना है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब ये हुआ है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम है, और प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो आपको डेंगू हो सकता है, आपको चिकनगुनिया हो सकता है। ये सब किस कारण होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर या दर्द निवारक जो दवाइयाँ खाते हैं, तो ऐसे में इनकी संख्या आपकी कम हो सकती है। तो प्लेटलेट्स ज़्यादा, प्लेटलेट्स कम। प्लेटलेट ज़्यादा है तो क्या है आपका? थ्रोम्बोसाइटोसिस है, और प्लेटलेट सामान्य से कम है तो क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिम्बाणु या प्लेटलेट से जो भी प्रश्न बनेंगे उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।